start with UV visible spectroscopy. नाम से आप बहुत फेमिलियर हो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो थोड़ा सा एक डिस्कशन हम लोग वैसे ही कर लेते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. या यूवी अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो पहले तो ये बताइए कि इसमें जो रेंज हम लेते हैं, जिसका मतलब अल्ट्रा वायलेट जो आपके रेडिएशंस हैं, जो CGXU विमर का आपको हमने कोड बताया था, उसमें जो आपका यूवी रेडिएशंस का पार्ट है, अगर यूवी रेडिएशंस को हम किसी सैंपल पे डालते हैं और अगर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू उसकी स्टडी करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो व्हाट इज द रेंज दैट यू डिफाइन फॉर द यूवी रेडिएशंस? हाँ, 200 to 400 nm. आप बताइए, आप यही कह रहे हैं 200 to 400 nanometer. देखिए 200 to 400 is the region where we can predict the UV spectrum, and below 200 जो हम मान के चलते हैं 190, जैसे जो फॉरेन राइटर्स की आपने अगर बुक देखी होगी तो दे से कि द रीजन विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी डिफाइंड फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज फ्रॉम 190 to 400 नैनोमीटर. 190 to 400 ही नैनोमीटर हम इसको लेके चलते हैं, और 200 के नीचे या 190 के बिलो जो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन करते हो, आप क्या बोलते हो? वैक्यूम स्पेक्ट्रोस्कोपी. जर्नल टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं? फार एंड नियर. फार एंड नियर यूवी बोलते हैं हम लोग. तो फार रीजन कौन सा होता है और नियर रीजन कौन सा होता है? जैसे जनरली आप बुक्स में क्या पढ़ते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस, तो यू डिफाइन दैट इट इज बिटवीन 100 to 400. जो आप बैचलर यूजी लेवल पे जो पढ़ते हो, तो मोस्टली इसको भी डिवाइड करते हैं बिटवीन 100 to 200, and here you say that it is between 200 to 400 nanometer. We define it like this. इसी में फिर हम इसको कहते हैं कि one is far UV and one is near UV. But actually जो UV spectroscopy है, because now you are going for the advanced studies, it is only ranging between 190 to 400 nanometer, and below 190 we say it is a vacuum स्पेक्ट्रोस्कोपी. मतलब अगर बिलो 190 आप किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हो तो आपको वैक्यूम रीजन देना पड़ेगा. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक्यूम रीजन? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स पता होने बहुत जरूरी है. व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम का मतलब है जहां पे एयर ना हो. देखिए अगर आप बिलो 190 आप अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक के अंडरगो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एयर में तो सैंपल आप लेंगे ना, तो ऑक्सीजन तो होगी, तो ऑक्सीजन क्या करता है, वो इंटरैक्ट करने लगता है स्पेक्ट्रम में. तो ऑक्सीजन का ही आपको क्या मिलने लगता है? स्पेक्ट्रम मिलने लगता है. वो इंटरफेयर करने लगता है स्पेक्ट्रम में, बिकॉज आप एनवायरमेंट में लोगे या एटमॉस्फेयर में लोगे, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी. तो आपको ऐसी कंडीशंस उसमें क्रिएट करनी है कि आपको बिल्कुल ही वैक्यूम देना है, and then you have to go for the analysis of the sample. If you don't do like that, तो आपको maximum जो उसमें bands मिलेंगे that would be pertaining to your oxygen. तो इसलिए हम कहते हैं वैक्यूम स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वैक्यूम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक एडवांस आपका स्पेक्ट्रोमीटर आता है जिसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं. फॉर दैट यू हैव टू रिक्वायर मोर एडवांसमेंट. क्लियर? So always understand, if you talk about vacuum spectroscopy, then it's vacuum UV. So vacuum UV lies in the region below 190. Below 190. Now this UV spectroscopy is also known as what? Absorption spectroscopy, or you can say what? Electronic spectroscopy. देखिए इसमें क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी मोस्टली जो क्लासेस में हम लोग शुरू करते हैं, तो वी ऑलवेज डिफाइन कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम लोग बताना शुरू करते हैं. तो एक जर्नल सा ये दिया हुआ है कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ लाइट. दिस ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल दीज थिंग्स. CGXU Wimmer and their electromagnetic radiations were there. Absorption or emission spectrum was also told. Laws जो आप लोगों को मैंने बताए थे कि laws होते हैं. दो absorbance laws को हम consider करते हैं, Beer's law and Lambert's law when we talk about the
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इससे पहले हम ये भी कह सकते हैं कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। सो इट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसमें मिलते क्या है हमको? बैंड्स। गुड। बैंड्स इसमें कैसे होते हैं? हाउ इज द नेचर ऑफ बैंड्स? द बैंड्स आर ब्रॉडर इन नेचर। बैंड्स क्या रहते हैं हमारे? ब्रॉड रहते हैं। व्हाई? टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। नो, बताइए इसमें जो बैंड्स हैं हमें ब्रॉड क्यों मिलते हैं? बिकॉज यू शुड नो दीज थिंग्स कि बैंड्स मिलते हैं ब्रॉडर क्यों होते हैं। और कोई? देखिए जब आप CGXU विमर बोलते हो तो जब यहां से यहां तक आप मूव करते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है कि घटती है? यस, इट इंक्रीजेस। तो E हमेशा क्या होती है? वो इंक्रीज करती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपका UV है वो देता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। उसके बाद आता है तुम्हारा I, ये क्या देता है? वाइब्रेशनल। और फिर आता है आपका माइक्रोवेव जो कि आपको देता है क्या? रोटेशनल मूवमेंट्स। ठीक है। तो जब आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटरमाइन करते हो तो कंपाउंड जो होगा, जो सैंपल होगा, वो आपका वाइब्रेशनल भी लेगा और क्या लेगा? आपका रोटेशनल मूवमेंट्स भी लेगा। क्योंकि ये तीनों चीजें लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस तो उसमें हो ही रहे हैं, प्लस वाइब्रेशनल एंड प्लस रोटेशनल मूवमेंट्स को भी वो फॉलो अप कर रहा है। इसलिए उसका बैंड जो होता है वो क्या हो जाता है? ब्रॉडर हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। Because whenever you undergo UV spectroscopy of any compound, तो UV region को डिटरमाइन करने के साथ वाइब्रेशनल मूवमेंट और रोटेशनल मूवमेंट को भी वो फेस करता है विद द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। इट्स नॉट सिंपली कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हुए हैं एंड वी हैव डिटरमाइंड द UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। Therefore the bands are broader in nature। ये चीज पहले याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जो आपका टिप होता है यहाँ पे, जो रोटेशनल और आपके वाइब्रेशनल है, वो तो ये कर्व्स दे देते हैं, क्योंकि एक पीक तो वो दे नहीं सकता यूं करके, तो वो क्या करता है? ऐसे कर्व में आ जाता है, मतलब बैंड बन जाता है उसका। और जो ये इसका टिप होता है, जो सबसे टॉप मोस्ट टिप होगा, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पार्ट। This is the electronic transition part of the spectroscopy. Now we discussed about the two laws, Beer's law and Lambert's law. तो बियर लॉ आपका क्या है कि जब भी आप कोई बीम डालोगे मोनोक्रोमैटिक इंसिडेंट रेडिएशन का, तो जो आपकी इंटेंसिटी रेट ऑफ, जो आपकी इंटेंसिटी है, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन with thickness of absorbing solution is directly proportional to what? C into L. C is what? Concentration and L is what? Path length. Length of what? Length of the cell. Yes, length of, Cell. yes, length of cell. और ये सेल होता किस फॉर्म में? Quartz. क्वार्ट्ज में। वेरी गुड। ये जो क्यूवेट हम लेते हैं, क्यूवेट का मतलब है वो ऐसी हमारे पास एक तरह से कह लीजिए टेस्ट ट्यूब की तरह छोटी सी एक, इट्स नॉट लाइक अ टेस्ट ट्यूब बट इस तरह की एक, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्यूवेट एंड इट इज मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज। व्हाई इट इज नॉट मेड ऑफ ग्लास? The other question around is why it is not made of glass? Absorbance स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, अदरवाइज वो रिफ्लेक्ट। ग्लास क्या नहीं कर पाता? वो रेजिस्टेंस है। एब्जॉर्ब और ट्रांसमिशन में क्या नहीं कर पाता? कहानी जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इट्स ओनली ऑन एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिशन। ग्लास एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, तो इसलिए ग्लास के लिए कहते हैं।
Therefore we take this watch. ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप ये लिख लीजिए. सेम वे इज योर लैम्बर्ट्स लॉ. और लैम्बर्ट लॉ में हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. दोनों में डिफरेंस आपको क्या लगता है, बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ में? Absorbance is proportional to concentration in the Beer's law. Yes. And Lambert's law, absorbance is proportional to the length. लेंथ या इंटेंसिटी, आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का इसमें डिफरेंस होता है. ठीक है. ऑल्दो जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो इट इज माइनस di/dx इज इक्वल टू, मतलब एक कांस्टेंट हमने लगाया c into l. तो ऑलमोस्ट बियर्स लॉ इज कवरिंग बोथ द लॉस. अगर देखा जाए तो दोनों ही चीजों को वो कवर कर रहा है. और दोनों की अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो ऊपर वाली लैंग्वेज में आप क्या पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़िएगा. द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ. ऑलराइट. और दूसरे में हमने क्या लिखा है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विद थिकनेस of medium is directly proportional to the intensity of the light. मतलब thickness पे maximum ये क्या करता है, depend करता है. Clear? तो दोनों को जब हम combine करते हैं तो we say that it is Beer's-Lambert law which is very relevant for us, that is A is equal to absorptivity coefficient हम ले लेते हैं C into N. So I think this A is also known as molar absorptivity coefficient भी आप कहते हो. और जो आप ग्राफ भी मोस्टली जो इसमें प्लॉट करते हो वो किसके बीच में प्लॉट करते हो? Yes, epsilon and absorbance. Good. और किसके बीच में हम कर सकते हैं? log I naught upon I and वेवलेंथ, मतलब एब्जॉर्बेंस को तो हम वेवलेंथ ही कह सकते हैं ना. हम इसको वेवलेंथ ही कहते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारा. और इसी के बीच में जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो वी गेट व्हाट, बैंड्स. यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड. देखिए विजिबल पार्ट भी हम इसको साथ में यूज कर रहे हैं. तो विजिबल पार्ट जो आपका शुरू होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 400 to 800 नैनोमीटर. और वो क्योंकि कलर देता है हमारा विजिबल पार्ट तो इसलिए उसको हम अलग देखते हैं. बट यूवी पार्ट इज फ्रॉम 190 to 400. Now what is the basic principle? जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें बताए हैं कि that it is related to the interaction of light with the sample, you can say. जैसी लाइट एब्जॉर्ब होगी जो किसी भी सैंपल पे या किसी भी मैटर पे तो आपको क्या मिलेगा, द रिजल्ट इज द इंक्रीज इन द एनर्जी कंटेंट ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स. नाउ वी कम टू द पॉइंट. व्हाट वी डू हियर इज वी टेक अ पर्टिकुलर सैंपल एंड वी से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन यूवी spectroscopy. And if we talk about the types of bonds which are present in the organic compound, so we say there are basically we talk about two types of bonds. One is the sigma bond and one we talk about the pi bond. अगर organic compounds की हम बात करें और तीसरा हम क्या ले लेते हैं, n elements. What we talk n elements. ठीक है. तो जब हम n इलेक्ट्रॉन्स की बात कर देते हैं तो इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हम आप इसको मेंशन कर सकते हैं. तो देखिए अगर हम दो एटम्स को कहीं पे भी कंबाइन कर रहे हैं कहीं पे भी हम कंबाइन कर रहे हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो हम बॉन्डिंग में डाल देते हैं या हम क्या कर देते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं. जो आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते हो तो आप क्या करते हो, आप यहाँ तो पहले बॉन्डिंग में भेजते हो फिर आप क्या भेजते हो, एंटी बॉन्डिंग में. और जो n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, हमारे बीच में, क्योंकि इनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम है. क्लियर. तो जो ट्रांजिशंस की अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को क्या दिया, यूवी रेडिएशन दिए
यूवी रेडिएशन लेने के बाद उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे, और एक्साइट होके क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। ठीक है, तो जो मूवमेंट उनका होता है वो हम ये मान के चलते हैं कि वो जैसे सिग्मा है, तो सिग्मा से कहां चला जाएगा, वो सिग्मा स्टार। तो देखिए जितना ये नीचे आएगा लोअर एनर्जी में, उतना ही ये ऊपर जाएगा। तो हम सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सिग्मा स्टार। फिर हम क्या मान ले, पाई, कहां चला जाएगा, पाई स्टार। देन आई टॉक अबाउट एन इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, तो एन इलेक्ट्रॉन्स तो बीच में रहते हैं, तो इनका ट्रांजिशन या तो सिग्मा स्टार में जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंडेड है, यहाँ कहां चला जाएगा आपका, पाई स्टार। और ये पूरा ये फिनोमिना जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम। पूरा ये फिनोमिना क्वांटाइज्ड होता है। देखिए क्वांटाइज्ड का मतलब एनर्जी लेवल सेम होने का मतलब क्या है, दिस यू हैव गॉन थ्रू। एनर्जी लेवल सेम होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए सपोज करिए आपने किसी भी मॉलिक्यूल को 6 जूल एनर्जी दी, उसको हमने क्या दिया, 6 जूल एनर्जी दी। अगर हमने उसको 6 जूल एनर्जी दी तो वो 5 जूल तक आपका एक्साइट नहीं होगा, मूव नहीं करेगा। वो तभी मूव करेगा जब उसको 6 जूल एनर्जी मिलेगी, तभी वो नेक्स्ट एनर्जी लेवल में क्या करेगा, मूव करेगा। अगर आपने उसको 3 दी, 4 दी, क्लियर, इससे कम दी जो डेटा आपका है, तो वो ट्रांजिशन, सपोज करिए आपका N to pi एसिड ट्रांजिशन करने के लिए हमें 5 जूल एनर्जी चाहिए, सपोज करिए, ठीक है। तो अगर इससे कम होगा तो ये ट्रांजिशन पर्टिकुलर जो बॉन्ड होगा आपका नहीं करेगा। और अगर इससे ज्यादा आपने दे दी, जैसे सपोज करिए 5 जगह आपने 8 दे दी, तो क्या होगा, 5 तक तो करेगा, बाकी क्या कर देगा, ओमिट कर देगा। So this phenomena is known as what, quantized। जो quantization हम कहते हैं या quantized कहते हैं, that the entire transitions जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, quantized होते हैं। quantized का मतलब है जितनी वैल्यू, जितनी एनर्जी उसको चाहिए, उतनी एनर्जी अगर उसको मिलेगी तो ही वो जंप करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ट्रांजिशन। ये चीज एक तो ध्यान रखिएगा। तो फिनोमेना क्वांटाइज्ड का मतलब सेम एनर्जी का मतलब ये होता है कि जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी ही आपने दी, उससे 4.9 भी आपने नहीं दी। सपोज करिए इसी में अगर सपोज करिए N to सिग्मा के लिए 10 चाहिए, तो जब तक आप 10 पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एनर्जी नहीं दोगे तब तक वो एक्साइट नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। क्लियर, तो इसके बेसिस पे 4 तरह के ट्रांजिशंस आपके होते हैं अगर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप देखें तो। वन इज व्हाट, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, N to सिग्मा स्टार and N to pi star। ठीक है, तो इसको जैसे हम बना भी सकते हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार की क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर हमने क्या बात करी, पाई टू पाई स्टार। फिर हमने क्या बात करी, N टू सिग्मा स्टार। और फिर हमने क्या बात करी, N टू पाई स्टार। नाउ इफ आई राइट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, उसके बाद N to sigma star, very good, and then pi to pi star, and then N to pi star। एनर्जी अगर ऐसे जा रही है तो वेवलेंथ उल्टा जाएगी। विद व्हाट इक्वेशन, E is equal to, ये कोरिलेशन आपको याद करते चलना। तो सबसे ज्यादा इसकी, ये देखिए बीच में है, आपको लगेगा कि N to सिग्मा और N to पाई ऑलमोस्ट सेम है, फर्क नहीं है, बट फर्क है। अब इसको लर्न कैसे करोगे आप लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं याद रखता तो सिग्मा सिग्मा स्टार लर्न कर लेना एक तरफ, पहले सिग्मा वाले लिख लेना, सिग्मा स्टार वाले, फिर पीछे क्या लिखना है हमको, पाई स्टार वाले। तो इस तरह याद कर लीजिएगा इसको। क्लियर, ऑलराइट। Now if I talk to sigma star transitions, तो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, they all are going to undergo what, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब आपके आते हैं
alkyl halides, for example I say CH3Cl, CH3I, CH3OH. अब इनके पास क्या है, कौन कौन से ट्रांजिशन इसमें दिख रहे हैं आपको? सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो दिख ही रहा है, और साथ में क्या दिख रहा है आपको? N टू सिग्मा स्टार। इसमें भी यही हो रहा है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको? N टू सिग्मा स्टार। क्लियर? अब इसी में अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि CH3Cl और CH3I जो आप ट्रांजिशन कर रहे हो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो हो ही गई, N टू सिग्मा स्टार की एनर्जी या वेवलेंथ कह लो, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, किसकी कम आएगी, बताइए। One is CH3Cl and one is what? CH3I. तो अब यहाँ पे किसका रोल देखोगे आप? किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी ज्यादा होगी वो बाउंड ज्यादा करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो ज्यादा बाउंड करेगा उसको एनर्जी हमें क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? CH3I की ज्यादा। CH3Cl की वेवलेंथ की बात कर रहे हो। CH3Cl की वेवलेंथ क्या हो जाएगी तुम्हारी? कम हो जाएगी। एनर्जी इसको ज्यादा देनी पड़ेगी, मोर एनर्जी, तो वेवलेंथ वुड बी लेस, ठीक है, इट विल डिक्रीज, तो इट विल हैव लेस वेवलेंथ। और इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी इसको कम देनी पड़ेगी तो इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो CH3I की जो लैम्डा की वैल्यू है, इट वुड बी ग्रेटर देन CH3Cl। क्लियर टू यू? अब एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए। अब एक हमने और ले लिया N टू सिग्मा स्टार का जो ट्रांजिशन है, दैट इज व्हाट? CH3OH। इसमें भी देखिए दो ट्रांजिशंस आपके हो रहे हैं। So if I say you that you compare between this molecule and CH3Cl, so which will have higher energy? Which will give wavelength towards higher energy? CH3OH का नेचर भी पढ़ लीजिएगा। देखिए 1 मोल की बात करते हैं कि 1 मोल में तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल के बराबर 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो एक CH3OH तो है नहीं, आपस में और सारे CH3OH में होंगे, तो क्या करेंगे वो? Yes, it is going to give what? Hydrogen bond. And now this hydrogen bond is more what? Stronger as compared to this alkyl halide. Clear? क्योंकि जब आप CH3OH की बात करोगे even if I say it is 1 mole, तो ये क्या होगा? दूसरे से भी अट्रैक्टेड होगा, H, तो इस तरह क्या है, ये क्या बना लेगा? हाइड्रोजन नेटवर्क बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क बना, और हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क को आप तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा एनर्जी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन आपके जितने भी गेट है या नेट के एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये दो मॉलिक्यूल्स या ये दे सकते हैं या कोई और दे सकते हैं, मतलब अल्कोहल एंड हैलाइड कोई भी दे सकते हैं, एंड देन दे आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। क्लियर? तो दिस विल बी गिवन एनर्जी के टर्म्स में अगर बात करें तो CH3OH विल टेक मोर एनर्जी as compared to the alkyl halide I am talking about general alkyl halide. Clear? तो more energy हो जाएगी तो wavelength क्या हो जाएगी? Value lesser. इसकी क्या हो जाएगी? Less. देखिए इसमें फार यूवी और नियर यूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, तो देखिए इसमें दे भी रखा है द रीजन बियॉन्ड रेड इज कॉल्ड इंफ्रारेड, क्योंकि रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है? हायर होता है। क्लियर? एंड बियॉन्ड वायलेट इट इज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट। तो देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशन स्टार्ट्स एट ब्लू एंड ऑफ विजिबल लाइट। सो
ये एक मतलब दे रखा है इसमें स्लाइड में. So these are the bands and the peak, सेंटर से जो पीक है that is your electronic peak. आपसे पूछा जाए कि ये जो आ रहा है कर्व, तो why it is coming as a broader peak. तो broader peak का तो मैंने आपको रीजन दे दिया, because it is consuming the vibrational also and the rotational part of the spectra also. और जो टिप होगी that is covering the electricity. आपको दिया जाए, आपसे पूछा जाए बताइए इसमें कौन सा दिख रहा है. आप तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह रहे हो, कहाँ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. इतनी बड़ा कर्व है, आपसे वहां पे एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. तो पूरा कर्व इज नॉट बिकॉज द पीक इज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड द रेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर कवरिंग द रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल मूवमेंट्स. These are the type of transitions. इसमें जैसे हम लोगों ने बात ही करी है, देखिए जैसे बुक्स में बड़े ही कन्वेंशनल मेथड में दे गिव दैट इट इज बिलो 150 हाइड्रोकार्बन्स आर टेकिंग, बट वी डोंट बिलीव. व्हेन यू गो फॉर द एक्चुअल स्पेक्ट्रा यू आर नॉट गोइंग टू गेट बिलो 190 से नीचे you cannot assume, because I already told you the condition that vacuum should be involved, and the spectroscopic techniques that we are using, we are not using those techniques. Such advanced techniques are not there with us. ये ट्रांजिशंस आपको जो मैंने बताई है. अब आती है आपकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशंस. देखिए हम बात करते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्या होते हैं ट्रांजिशंस. वन इज व्हाट अलाउड ट्रांजिशन एंड वन इज व्हाट फॉरबिडन ट्रांजिशन. इससे मतलब क्या समझते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इट इज कोरिलेटेड टू द इंटेंसिटी. क्या हम बोलते हैं, इट इज कोरिलेटेड टू द इंटेंसिटी. जिसकी इंटेंसिटी आपकी कम होगी बैंड की, वो क्या कहला देता है, फॉरबिडन ट्रांजिशन. और जिसकी इंटेंसिटी आपकी ज्यादा होती है वो क्या कहलाता है, अलाउड ट्रांजिशन. अब देखिए जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक को हम डिटरमाइन करते हैं या हम अगर ट्रांजिशंस की बात करते हैं, तो वी हैव टू गो थ्रू सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स. नाउ व्हाट आर दीज रूल्स दैट वी हैव टू अप्लाई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दीज ट्रांजिशंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे ट्रांजिशन हमने करे, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि मैम सिग्मा टू एन ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ. ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो मैम पाई टू एन ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ. Why only these transitions are there. मतलब 4 ट्रांजिशन जो हम पढ़ते हैं, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि मैम सिग्मा टू एन क्यों नहीं हुआ या पाई टू एन ट्रांजिशन क्यों नहीं हुआ. तो इसको समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन टाइप्स ऑफ रूल्स. तो पहला रूल हम क्या लेके चलते हैं, एनी आइडिया. Spin selection rule. Yes. And Laporte. Yes, Laporte selection rule. What is this spin selection rule? Spin delta S is equals to 0 होना चाहिए. Yes, delta S is equal to 0 होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका spin change जो spin में है वो मतलब 0 होना चाहिए. क्यों, मतलब इसका मतलब क्या है? I want to understand that thing. जब delta S is equal to 0 तो हम पढ़ लेते हैं. What we understand by this thing? ये बताइए. कब नहीं होनी चाहिए? जब spin orientation होता है then change नहीं होता. कब? spin transition मतलब during the transition. Yes. state to excited जब state. भी आप ट्रांजिशन करोगे, किसी भी लेवल पे करोगे, तो जैसे स्पिन सपोज करिए अगर आपका क्लॉकवाइज है, ये सपोज करिए, ये मान लिया हम लोगों ने, तो अगर सपोज करिए इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, तो ग्राउंड स्टेट पे इसका अगर स्पिन आपका क्लॉकवाइज है प्लस हाफ है, तो एक्साइटेड स्टेट में भी वो क्या होना चाहिए, प्लस हाफ. द स्पिन शुड नॉट चेंज. तो पहला तो ये है. तो अगर नहीं चेंज होता है तो सच ट्रांजिशंस आर कॉल्ड व्हाट, अलाउड ट्रांजिशंस. क्लियर. अब हमने आपको पहले ही बता दिया कि अलाउड ट्रांजिशन का मतलब है जिसकी दो ट्रांजिशंस होते हैं, फॉरबिडन एंड अलाउड. अगर इंटेंसिटी इसकी लो है एंड बोथ आर कोरिलेटेड टू इंटेंसिटी, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों का हमारा मतलब है इंटेंसिटी से. तो अगर इंटेंसिटी आपकी लो है तो वो आपका क्या हो जाएगा, फॉरबिडन. और अगर इंटेंसिटी आपकी हाई है, इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी किसकी, ट्रांजिशन. हाँ, ट्रांजिशन नहीं, इंटेंसिटी
ट्रांजिशन की नहीं होती। आप बीयर-लैम्बर्ट लॉ में क्या करते हो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, तो दैट इज इट। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो ये कोरिलेट मतलब गलत तरीके से मत करिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद आपका आता है लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, क्लियर, जिसमें कि हम ये मान के चलते हैं दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ व्हाट इज दिस लेपोर्टे सिलेक्शन? मैम चेंज इन azimuthal quantum number, फाइन, देन व्हाट विल हैपन? then देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो जिरेट एंड अनजिरेट, center of symmetry. yes, it is related to what? Center of symmetry. जिरेट में क्या होता है? सेंटर ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और अनजिरेट में आपकी सेंटर ऑफ सिमेट्री जो होती है वो नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? Center of symmetry, when we cut molecule, exactly equal part same divide हो जाए। एग्जैक्टली इक्वल पार्ट सेम डिवाइड हो जाए। इसके अलावा और बताओ। सारे डायरेक्शन में सेम, मतलब आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक कंडीशंस की बात करते हैं। देखिए बहुत इजी सी चीज है इसमें, जब भी आप कोई दो ऑर्बिटल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, आप क्या करते हो, जैसे सपोज करिए आपने कहा सिग्मा बॉन्ड बना और पी पे ही हमने ओवरलैपिंग कर दी, क्लियर? तो ये प्लस, ये हमने क्या ले लिया माइनस, ये भी क्या हमने ले लिया प्लस, और ये हमने क्या ले लिया माइनस, क्लियर? जब सेम रहेंगे आपके तो क्या होगा, आप मतलब जब आपने इसकी ओवरलैपिंग कराई तो ये क्या हो गया आपका, सपोज करिए ये बन गया, ठीक है? तो आपने क्या किया, जब आप इधर जाते हो तब भी आपको माइनस साइन दिख रहा है, और जब आप इधर जा रहे हो तो भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। तो ये आपकी कहलाती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, कि जब आप जो दिख रहा है आपको डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो तो सेम दिखने चाहिए, जो कि मोस्टली एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होता है, सेम दिखते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब इसीलिए जो एस होता है आपका वो हम क्या मान के चलते हैं, जिरेट, एस ऑर्बिटल। पी को हम क्या मान के चलते हैं, अनजिरेट, ऑल्टरनेट लिखते हैं इसको, डी को क्या मान के चलते हैं अगेन जिरेट, और एफ को क्या मान के चलते हैं अनजिरेट। ये क्यों मानते हैं, अब जैसे पी ऑर्बिटल्स का आप देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया होगा। p orbitals ungiret का मतलब है that it is not having a ये है, ठीक है, I talk about this, ये हम मान लें इसकी क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जब आप इधर जाओगे तो क्या दिख रहा है, और इधर जा रहे हो तो क्या दिख रहा है, तो कहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री, कहाँ है सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब अगर प्लस प्लस है, जैसे दो ऑर्बिटल्स की हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो अगर प्लस प्लस है तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, दिस विल फॉर्म अ बॉन्ड। और अगर सपोज करिए दिस इज नॉट गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड, इसीलिए ये बॉन्ड नहीं बनाता है जब आप ओवरलैपिंग करते हो, ये क्या करता है आपका, बॉन्ड बनाता है। तो सेंटर ऑफ, और इसी तरह अगर आप जैसे डी ऑर्बिटल्स लीजिए, तो डी ऑर्बिटल्स हम कैसे अलाइन करते हैं, ठीक है? तो अगर अब इसको हम हल्का सा ट्विस्ट, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ, कुछ पूछना है क्या, पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो अगेन वी टॉक दैट दे आर व्हाट, ये हमने ड्रॉ किया इस एंगल पे, ठीक है? और वैसे अगर देखिए दिस इज आवर स्ट्रक्चर व्हिच वी आर ड्राइंग,
क्लियर? तो जब हम वैसे ड्रॉ करेंगे तो ये प्लस इसको यहाँ फेस करेगा, तो दिस बिकम प्लस एंड दिस बिकम व्हाट, माइनस। तो जब आप इधर मूव करोगे तो भी आपको प्लस दिख रहा है, और जब आप इधर मूव कर रहे हो तो भी आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें, एफ में नहीं होती है। क्लियर? तो जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री आपकी लाई करेगी, और मोस्टली हम इसको मान के चलते हैं दैट एस इज जिरेट, पी इज अनजिरेट, देन अगेन डी इज जिरेट एंड एफ इज अनजिरेट। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो वो क्या करेगा, आपके क्या बनाएगा, जिरेट ऑर्बिटल्स बनाएगा, और जिनकी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी वो क्या बना देगा, अनजिरेट ऑर्बिटल्स। यहां तक जिसको ना समझ में आया वो पूछो। देखिए इसमें दे भी रखा है, इफ द मॉलिक्यूल हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ट्रांजिशन विद इन अ गिवन सेट ऑफ p और d ऑर्बिटल्स जो हैं आपके, those which only involve a redistribution of electrons with the given shell are forbidden। forbidden और allowed तो बात की बात है, वो तो अभी बाद में बताएंगे आपको, और दूसरे तरीके से बताएंगे इसे। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो बताइए, इज इट क्लियर टू यू कि व्हाट इज जिरेट एंड व्हाट इज अनजिरेट? अब देखिए अगर लेपोर्टेड उसके रूल्स के थ्रू हम देखें तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारे सेम में ट्रांजिशंस जो हैं वो नहीं मानेंगे। हाँ, तो G to G या आप कह सकते हो U to U अगर आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉरबिडन। बट अगर आप G to U करोगे या U to G करोगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, अलाउड। इसमें थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर देना। और ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, S to P and P to D they are what, allowed। बट अगर S to S करोगे या P to P करोगे तो दे बिकम व्हाट, फॉरबिडन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऑल ट्रांजिशंस आर नॉट पॉसिबल। जो हम लोगों ने अभी बात करी, जो सिग्मा टू एन या चाहिए, ये भी बताते हैं कि इसमें कौन सा जिरेट हो जाता है, फिर कौन सा आपका अनजिरेट हो जाता है। तो लेपोर्टे रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नेचर ऑफ transition। All right, now if I talk about these type of transitions, तो जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार आप मान के चलते हो, अब ये जिरेट है कि अनजिरेट है, ये कैसे डिसाइड करोगे? सिग्मा जो होता है ऐसे ऑर्बिटल का जो ओवरलैप होता है तो वो सिग्मा बन जाता है, और एंटी बॉन्डिंग जब ऐसे मतलब इनवर्सली मतलब होता है तो वो सिग्मा स्टार बन जाता है। तो सिग्मा जिरेट है, सिग्मा स्टार अनजिरेट है। ठीक है। और इसी तरह पाई स्टार जिरेट है, पाई अनजिरेट। yes, very good। So now I can say that sigma is what, जिरेट, and sigma star is what, अनजिरेट। पाई क्या है, अनजिरेट, और पाई स्टार क्या है आपका, जिरेट। फिर n का तो कुछ होता ही नहीं है आपका, क्लियर? तो n और n से जो ट्रांजिशन हम मान के चलते हैं वो हम क्या मान के चलते हैं, मान के ही चलते हैं कि दे आर व्हाट, सिमेट्रिकल ट्रांजिशन। तो n टू सिग्मा स्टार और n टू पाई स्टार, ये तो सिमेट्रिकली हम इसको मान ही के चलते हैं दैट दे आर अलाउड ट्रांजिशंस। क्लियर? अब आती है बात सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड पाई टू पाई स्टार। तो सिग्मा को हमने क्या कहा, G, और यहाँ क्या मान लिया, U। तो G to U is allowed, then pi to pi star is what, U to G। क्लियर? तो इस तरह जो अगर आपको समझ में आ रहा है, इस तरह अगर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं फ्रॉम जिरेट टू अनजिरेट या अनजिरेट टू जिरेट, देन ओनली ट्रांजिशंस आर पॉसिबल एंड वी रेफर देम एज अलाउड और फॉरबिडन। अलाउड और फॉरबिडन के लिए भी मैंने अभी आपको बताया इसमें पहली स्लाइड में, अगर G टू U होगा या आपका U टू G होगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके, अलाउड। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अलाउड, और ये क्या हो जाएंगे आपके, फॉरबिडन। और अलाउड फॉरबिडन किस पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? इसीलिए इनको हम नहीं कंसिडर करते, इसीलिए इनको हम कहीं भी ट्रांजिशन में कंसिडर, मतलब पूछा जा सकता है ना कि ये क्यों नहीं हो सकता, एक लेवल और क्यों नहीं हो सकता। हम 4 ही ट्रांजिशंस को लेते हैं
क्योंकि लेपोर्टे सिलेक्शन रूल के अंडर ये फिट नहीं बैठते, इसलिए हम इन 2 ट्रांजिशंस को कंसिडर नहीं करते, बाकी उन 4 ही ट्रांजिशंस को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। सो क्लियर? एक ये भी पॉइंट आप पढ़ सकते हो, दिस इज ऑल्सो सिलेक्शन रूल को कैसे हम रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन है, तो उसको स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अब ये रिलैक्सेशन करते कैसे या किन केसेस में करते हैं? जैसे हैवी एटम सपोज करिए H की जगह D लगा है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगा है, तो उस केस में दिस कैन बी रिलैक्स। सपोज करिए आपने कोई मॉलिक्यूल लिखा, एक H है और एक कार्बन पे D है, तो इन दैट केस यू कैन रिलैक्स दिस स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। दूसरा क्या है, सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन भी हम कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, रिलैक्स करते हैं। बट ये जो वाइब्रोनिक कपलिंग इफेक्ट है या इस तरह के इफेक्ट्स है, ये मोस्टली आपके ड्रग्स में या हेवियर मॉलिक्यूल्स में हम कंसिडर करते हैं। नॉर्मल केमिस्ट्री जैसे मॉलिक्यूल्स हम स्टडी करते हैं उसमें हमें नहीं उसको कंसिडर करना है। Then is the features which affects the electronic spectrum. तो features में क्या है, जैसे frequency है, wavelength है, आपका energy of transition है, तो it is directly related to what, the energy required to excite an electron. Very generalized I have given this thing. Then is the bandwidth. अब bandwidth मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था that it is correlated to the vibrational excitation along with the rotational मत भूलिएगा। तो इसीलिए बैंड्स अगर नैरो हैं या ब्रॉड हैं, तो किसी भी स्पेक्ट्रम में नैरो या ब्रॉड अगर आ रहे हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर ब्रॉड आ रहा है तो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अकम्पनिंग द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल रीजन आल्सो। देन इज योर बैंड इंटेंसिटी। बैंड इंटेंसिटी का मतलब है कि बैंड की इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स या कितनी रेडिएशन को वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, कैसा आपका क्या है, पाथ लेंथ है। तो दैट इज वेरी मच कोरिलेटेड टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स। Not two very important terms that we have to take into consideration is the chromophore and the oxo. So what is a chromophore? ये रिस्पॉन्सिबल कलर क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर इम्पार्ट करना। अब कलर कैसे देगा, यस अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड हो आपका। अब जैसे देखिए आप बात करते हैं, जैसे टमाटर है लाल क्यों है, you say that it is red in color. Why? Because it has a conjugated system of what, double bonds, therefore it appears to you as red in color. तो क्रोमोफोर का मतलब ही होता है कि अगर अनसैचुरेटेड सिस्टम किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट है तो बिसाइड्स द पेरेंट यूनिट द रेस्ट पार्ट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, द क्रोमोफोर। अच्छा, इसमें एक हम लोग बुक्स में जैसे पढ़ते हैं that it is an isolated covalently group which is attached to the carbon chain। ठीक है, तो ये एक जर्नल लैंग्वेज है जो कि आप पढ़ सकते हो, that it is what, an isolated group which is attached to the carbon chain। ये लैंग्वेज लिखनी हमारे लिए मैंडेटरी होती है। अब इसमें भी हम 2 टाइप ऑफ क्रोमोफोर पढ़ते हैं, वन इज द इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड वन इज द डिपेंडेंट क्रोमोफोर। what is the difference between independent and dependent? जैसे NO2 हम कह रहे हैं, ठीक है, और एक हमने कह दिया कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारा, तो कॉमन सेंस लगाइए कि व्हाट इज द इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर एंड व्हाट इज द डिपेंडेंट क्रोमोफोर। देखिए डबल बॉन्ड सिस्टम को जब आप इन्वॉल्व कर देते हो तो वो चेन के साथ क्या होता है, पाई बॉन्ड इंटरेक्शन कर देता है, तो दैट बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन द चेन। क्लियर? और इंडिपेंडेंट का मतलब है जैसे आप कोई फंक्शनल ग्रुप आपने उसको लगा दिया, जैसे NO2 लगा दिया आपने, तो ये इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर्स की तरह बिहेव करते हैं। देन इज द ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम हम क्या मान के चलते हैं, कोई भी आपका सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड ग्रुप आप अगर अटैच करते हो तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। जैसे OH है, मोस्टली जो कॉमनली हम यूज करते हैं OH हो गया, आपका NH2 हो गया, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सोक्रोम्स। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, द ऑक्सोक्रोम इज अटैच्ड टू द क्रोमोफोर। क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम ये कॉम्बिनेशन आपका चलता ही। क्लियर?
मगर अगर जैसे आप कहेंगे इंडिविजुअल आपका कार्बन स्केलेटन है प्लस द ऑक्सोक्रोम है, तो एक ये कॉम्बिनेशन चलता है। बट क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू डिटरमाइन द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड्स। तो अगर कोई कंपाउंड है जिसमें ऑक्सोक्रोम भी है और अगर आपका क्रोमोफोर का मतलब क्या, पेरेंट स्केलेटन ही अगर सपोज करिए आपको 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है या कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ऑटोमेटिकली इट इज सर्विंग एज व्हाट, योर क्रोमोफोर। और उस पर अगर आपने सपोज करिए कोई सब्स्टिट्यूट करके उस पर कोई हेलाइड लगा दिया या OH लगा दिया या NH2 लगा दिया, तो इट स्टार्ट बिहेविंग एज व्हाट, ऑक्सोक्रोम। क्लियर? तो क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम इज द कॉम्बिनेशन व्हिच वी डिटरमाइन इन यूवी spectroscopy. We don't determine the organic compound. Which part do we determine in organic compound is the oxochrome and the chromophore. हम ये कहते हैं ना कि हम organic compound को analyze कर रहे हैं. We are actually analyzing the chromophore and the oxochrome in UV spectroscopy. The next is the type of shifts which we really face during the UV spectrum. We have 4 type of effects, जिसको shift भी बोल सकते हो आप, and 2 type of shifts हम बोलते हैं. One is the bethochromic effect, hypsochromic, hyperchromic and hypochromic. और BR कोड याद कर लीजिएगा और HB कोड एक याद कर लीजिएगा। BR का मतलब है आपका अगर bethochromic effect होगा तो आपकी क्या हो जाएगी, red shift हो जाएगी। And what is this red shift? I already told you that red color corresponds to the higher range of the wavelength. तो कुछ इसमें लर्न नहीं करना। BR अगर है, red shift अगर है, तो इसका मतलब बढ़ेगा। तो if the wavelength moves towards the higher region, so that is called what, bethochromic effect और red shift। और दूसरा वाइस वर्सा हो जाता है। तो एक याद कर लो क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ तुम्हारी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम उसको रेड शिफ्ट बोल देते हैं। ब्लू शिफ्ट क्या हो जाएगी, जब आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। अब ये शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में कब जाएगी, जब आप एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या कर दोगे, इसमें बढ़ा दोगे, तो देन इट मूव्स टुवर्ड्स द शॉर्टर रेंज। जैसे एनालीन का हमने इसमें शो किया, जैसे एनालीन में इसमें किया है दैट इट हैज अ लैम्डा मैक्स ऑफ 280 नैनोमीटर। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्जुगेशन इन बिटवीन व्हाट, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनालीन एंड द बेंजीन रिंग। So therefore the wavelength is shifting towards the lower side. Now 2 more shifts are there. One is the hyperchromic effect and one is the hypochromic. ये depend करता है आपकी E पे, जो E की वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी अगर आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आप क्या बोलते हो, हाइपर मीन्स व्हाट, इंक्रीज करना, और हाइपो मीन्स मतलब क्या, डिक्रीज करना। तो अगर बढ़ रही है तो हाइपरक्रोमिक हो जाएगा और अगर घट रही है तो हाइपो हो जाएगा। अब मोस्टली जो हाइपरक्रोमिक इफेक्ट आता है वो किसकी वजह से आता है, आपके ऑक्सोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से आता है, आपके ऑक्सोक्रोम। जैसे सपोज करिए आपने लिया इथेन और फिर उसके बाद आपने ले लिया इथेनॉल, तो दोनों में आपका स्पेक्ट्रम का जो बैंड पोजीशन का जो चेंज आएगा, इसके साथ इसकी इंटेंसिटी जो ई की वैल्यू है उस पर भी फर्क आएगा। तो इसमें दोनों फिनोमेना आपके होंगे, मतलब चारों शिफ्ट में 2 शिफ्ट ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली काम करेंगी। या जैसे अभी हमने आपको बताया ना CH3OH का, हमने आपको बताया था कि क्योंकि ये एनर्जी को क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो वेवलेंथ तो इसकी लोअर होगी, मतलब ये ब्लू शिफ्ट में तो चला ही गया आपका, और प्लस इसकी इंटेंसिटी का भी फर्क पड़ेगा क्योंकि OH की बात हम कर रहे हैं। देन हाइपोक्रोमिक में क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ये एक ओवरऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि लाइक दिस वी स्टडी द एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट ग्राफ। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रम। देखिए सॉल्वेंट हम कौन सा लेते हैं, ये बताइए। सबसे फ्रेंडली सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं, वाटर, चलो ठीक है, और अल्कोहल, इथेनॉल, मोस्टली इथेनॉल को हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में। पोलर सॉल्वेंट्स भी होते हैं और आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स भी आपके होते हैं, जिसको कि हम लेते हैं, सैंपल को डिसॉल्व करते हैं, क्यूवेट के अंदर रखते हैं, एंड देन वी डिटरमाइन द स्पेक्ट्रा ऑफ द कंपाउंड। क्लियर? इकोनॉमिकल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन हमारी होती है। दूसरी कंडीशन ये होती है दैट इट शुड बी व्हाट, इजीली अवेलेबल। क्लियर? नाउ सी, now when we talk about the type of like intensity of peaks या solvent का effect, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है वेवलेंथ को और
एप्सिलॉन को बढ़ाने और घटाने। क्यों? जब भी आप सॉल्वेंट पोलर लोगे तो वो क्या करेगा, अपना भी रोल क्या करेगा, शो करेगा। तो मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी अगर हम बात करें कि विच स्टेट इज मोर, अगर सपोज करिए ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो अगर तो देखिए आप नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं तो इट हार्डली इफेक्ट्स द टाइप ऑफ वेवलेंथ पे बहुत फर्क नहीं डालता है। बट अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें क्या होता है कि अगर एक्साइटेड स्टेट में आपके पास ऑलरेडी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऐसा ट्रांजिशन हो रहा है तो जो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है वही पोलर बन जाती है। तो पोलर बनने का मतलब है कि वो सॉल्वेंट के बॉन्ड के साथ खुद को भी क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है। तो जितनी एनर्जी आप दे रहे थे आपको क्या करना पड़ता है, उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और जब ज्यादा एनर्जी दोगे तो आपका वेवलेंथ अगेन क्या हो जाएगा, लोअर रीजन में चला जाएगा। लोअर रीजन में चला जाएगा मतलब वो कौन सी शिफ्ट ले लेगा, आपकी ब्लू शिफ्ट। वेरी गुड। और अगर सपोज करिए आपकी ग्राउंड स्टेट नॉर्मल है और आपकी एक्साइटेड स्टेट पोलर हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कहाँ चला जाता है, मतलब जितना रिपोर्टेड होता है स्टैंडर्ड स्केल में उससे कहाँ चला जाता है, रेड शिफ्ट में। तो इफेक्ट ऑफ जो पोलैरिटी की हम बात करते हैं सॉल्वेंट्स की, वो सिर्फ इतनी करते हैं, जैसे सपोज करिए इट इज गिवन दैट पाई टू पाई स्टार में इट लीड्स टू पोलर एक्साइटेड स्टेट। इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो क्या होती है, इसकी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस में वो क्या होती है, पोलर होती है। और अगर आप n इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे तो n इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, n इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली खुद ही इतने एक्टिव होते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट को ही क्या कर देते हैं, पोलर कर देते हैं। तो ये चीज पहली बात तो याद रखिएगा। तो पाई टू पाई स्टार में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो अपना जाके ऊपर वाला ही स्टेट आप उसका जो होता है, मतलब जो उसका एक्साइटेड स्टेट होता है वही उसका क्या होता है, पोलर होता है। फॉर n टू पाई स्टार ट्रांजिशन जैसे आपका दे रखा है, n स्टार्स, n इंटरैक्ट विद द सॉल्वेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब n इंटरैक्ट कर जाता है बॉन्ड ऑटोमेटिकली बना लेता है आपके ग्राउंड स्टेट में, तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, वेवलेंथ आपकी किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लोअर रीजन। सो इज दिस क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट कम इज द वुडवर्ड-फिजर रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का। तो रॉबर्ट बर्न वुडवर्ड था जिन्होंने मतलब एंड फ्रेडरिक फिजर थे जिन्होंने, इसीलिए वुडवर्ड-फिजर रूल इसको बोलते हैं। दे बोथ वर्क टुगेदर एंड दे गेव सर्टेन रूल्स व्हेन यू डिटेक्ट द स्पेक्ट्रा ऑफ द यूवी कंपाउंड्स। See, first rule is what? Each type of dyene और अ ट्राइंग सिस्टम। फर्स्ट तो आपको क्या देना पड़ेगा, देखिए स्पेक्ट्रा को एनालाइज करने के लिए यू हैव टू गिव अ सर्टेन स्टैंडर्ड सेट ऑफ values to any type of the parent system that you are choosing. Clear? And when we talk about UV spectroscopy, so we start with the dienes and the trines, then we move forward for other systems also. तो हम क्या करते हैं, एक सेट वैल्यू दे देते हैं। तो जब सेट वैल्यू हम उसको असाइन कर देते हैं तो हम उस सेट वैल्यू को क्या कहते हैं, या तो बेस वैल्यू कहते हैं उसको, या हम क्या करते हैं कि इसकी पेरेंट वैल्यू इतनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वी कैन टेक एग्जाम्पल, जैसे आप लोग सपोज करो कोई रहता है अशोकनगर में, ठीक है, तो आपकी बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, अशोकनगर। क्लियर? अब उसके बाद अशोकनगर की कौन सी गली है आपकी, दैट इज गोइंग टू इंडिकेट योर फर्दर मैपिंग वेयर यू स्टे। बट अशोकनगर इज योर सेट वैल्यू। तो जो भी बेस वैल्यू होती है उसको हमें किसी भी डाइन या ट्राइन सिस्टम के लिए क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, ताकि हम आगे फर्दर सिस्टम को स्टडी कर सकें। तो 3 सिस्टम्स बना के चलते हैं हम, क्योंकि 3 तरह के वेरिएशंस हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। पहला क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स एंड पॉलीइंस। पॉलीइंस नहीं है, पॉलीइंस का मतलब है जितने पिगमेंट्स हैं, लाइकोपीन पिगमेंट हुआ आपके और जितने पिगमेंट्स उन सबको आप स्टडी करोगे। द सेकेंड इज द फॉर अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कि सबसे ज्यादा आपके इसमें आएंगे। एंड द थर्ड सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड इज फॉर एरोमेटिक सिस्टम्स। अब देखिए पहला वुडवर्ड-फिजर रूल कॉन्जुगेटेड डाइन्स और पॉलीइंस के लिए, ये क्या दिख रहा है आपको, सिस्टम दिख रहा है जिसमें डाइन मतलब तो what we have done, we have given a numbering to the system and we see that the 2 bonds are present. तो एक 2 पोजीशन पे है और एक आपकी कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी 5th पोजीशन पे। क्लियर?
हेटेरोएनुलर डाइन का मतलब है कि हमने 2 रिंग्स ले ली और उन दोनों रिंग्स में आपके क्या रखे हैं, आपने बॉन्ड्स रखे हैं। नाउ हाउ दिस बॉन्ड्स हैव टू बी अरेंज्ड, इट शुड, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी आप डाइन की बात करते हो तो बेसिक स्टैंडर्ड जो डाइन हम लेके चलते हैं वो किसको लेके चलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। किसको लेके चलते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो जब भी आप अरेंजमेंट करिएगा या सिस्टम को अगर आप स्टडी, अगर तो 1,3-ब्यूटाडाइन के पैटर्न में डबल बॉन्ड लगे तो वो सिस्टम मान के चलेंगे कि वो होमोएनुलर या हेटेरोएनुलर की कैटेगरी में, और अगर सपोज करिए नहीं लगे हैं तो वी डोंट कंसीडर दैट। बेस वैल्यू हम किसकी लेते हैं, 1,3-ब्यूटाडाइन। क्लियर? तो वेदर इट इज अ होमोएनुलर डाइन और वेदर इट इज अ हेटेरोएनुलर डाइन। अब एक तरह का बॉन्ड हम और कंसीडर करते हैं, जैसे हमने आपसे कहा अगर वो नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसको हम किस तरह कंसीडर कर सकते हैं, या तो एंडोसाइक्लिक बॉन्ड को। एंडोसाइक्लिक बॉन्ड का मतलब है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन अ रिंग के अंदर, और एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड का मतलब है दैट द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। क्लियर? अब देखिए जो दूसरा सिस्टम हमने दे रखा है, जैसे रिंग ए दे रखी है और रिंग बी दे रखी है, पहले तो देखिए इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है कि नहीं है, देखिए ऐसे देखेंगे, इट इज व्हाट 1 2 3 एंड 4, ये दिख रहा है 1 2 3 और 6 4 2 10 मान लीजिए आप। क्लियर? अब दूसरी रिंग के कंपैरिजन में जो दूसरा बॉन्ड है, इट हैज रिंग ए के कंपैरिजन में अगर बी वाला बॉन्ड देखें तो क्या चला गया, बाहर चला गया, तो क्या बन गया आपका एक्सोसाइक्लिक। और अगर सपोज करिए हम बी के कंपैरिजन में देखें, अगर बॉन्ड रिंग बी के कंपैरिजन में अगर ए का देखें तो वो क्या बन गया तुम्हारा, एंडो। वो क्या बन गया, एंडो, क्योंकि 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम में आ रहा है। फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन इज द थर्ड कैटेगरी इसी में, ये देखिए, when more double bonds are present other than conjugation, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, when more bonds are present, तो डबल बॉन्ड से एक्सटेंड। अब देखिए यहाँ पे भी 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, और इसके इधर जो आ रहे हैं 6 पोजीशन पे 18 पोजीशन पे, ये सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। Now these are the parent values that we consider. तो आपका क्या है, ए साइक्लिक कॉन्जुगेटेड डाइन्स या हेटेरोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स की जो पेरेंट वैल्यू है वो हम कितनी ले लेते हैं, 250। तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। देन होमोएनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन्स की कितनी ले लेते हैं हम, 250। देन ए साइक्लिक ट्राइन्स की हम कितनी ले लेते हैं, 245 नैनोमीटर। क्लियर? देन अगर इंक्रीमेंट्स का मतलब है अब उसमें हमने क्या क्या लगाया, अगर एल्काइल ग्रुप आप लगाते हो तो उसको कितना मान लेते हैं हम, 5 नैनोमीटर। और अगर सपोज करिए आपने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिया तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज 5। जो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन है उसकी वैल्यू जरूर ज्यादा हम लेते हैं, दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट वी कंसीडर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन की, दैट इज अराउंड व्हाट 30 नैनोमीटर। अब ऑक्सोक्रोम्स की भी अलग अलग वैल्यूज देखी होती हैं, मोस्टली आप हैलाइड्स की लर्न करिए, जैसे क्लोरीन लगा है या ब्रोमीन लगा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 5 नैनोमीटर। अब कोई ईथर का यूनिट लगा, ओआर लगा है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 6 5 भी लिख सकते हैं उसमें। और अगर NR2 सिस्टम लगा है, कोई भी अगर अमीन सिस्टम लगा है या डाई अल्काइल अमीन लगा है तो उसकी हम कितनी मान लेते हैं, 60। एक इसको हम लोग बस सॉल्व कर लेते हैं आज। देखिए एग्जाम, सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी सिस्टम आपको जैसे दे रखा है तो हमें पहले उसका क्या देखना है, 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम बन रहा है, उसको लॉक कर दो। अब देखो कि उससे क्या क्या निकल रहे हैं, एक्सटेंशंस क्या क्या निकल रहे हैं या इंक्रीमेंट्स उससे क्या क्या निकल रहे हैं। तो अगर इस तरह की लाइंस बनी हो तो इसका मतलब क्या है, आपका प्रेजेंट एल्काइल। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टेक द 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम। और 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम में अभी हम लोगों ने कॉन्जुगेटेड ए साइक्लिक डाइन की वैल्यू, पेरेंट वैल्यू कितनी दी थी, 215। अब कितने इसमें लगे हुए हैं आपके रिंग रेसिड्यूज, 2 लगे, तो कितना ऐड कर दोगे इसमें, तो इट बिकम्स टू व्हाट, 225। और जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू में लेके चलते हैं, मतलब जैसे सपोज करिए आप स्पेक्ट्रम इसका बना रहे हो या स्पेक्ट्रम आपने खुद जाके इसको एनालाइज किया, सपोज करिए आपको वैल्यू 225 ना मिलकर आपको 220 मिली या 230 मिली, तो उसमें कोई घबराने से ±5 का हम ऑब्जर्व वैल्यू से लेके ही चलते हैं, इंक्रीज या
डिक्रीज। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हो सकता है हमने कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूट छोड़ दिया हो, तो इट गोज लाइक दैट। एग्जाम्पल 2 और दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करके आइएगा, इसको नोट कर लीजिए। Although the ring residues are already mentioned in the system, बनाई करिए, कितना आ रहा है इसका? पेरेंट वैल्यू इसमें कितनी है? 215। गुड। रिंग रेसिड्यू कितने हैं? 4। तो कितना बन गया इसका? 20 नैनोमीटर आप और ऐड कर दोगे। अब देखिए इसी मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो हमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी दिखता है। क्लियर? तो 20 इसको भी ले लो, C1 और C2 का ये जो बॉन्ड बन रहा है ऊपर, तो दैट इज बिहेविंग एज अ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। कहीं पे भी अगर आपके एल्काइल रिंग रेसिड्यू कटने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये बॉन्ड इसके बाहर दिख रहा है, तो यू हैव टू कंसिडर। मोस्टली जितने भी आपके होमोएनुलर या हेट्रोएनुलर डाइन्स के केस में, हेट्रोएनुलर डाइन्स के केस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन डिटरमाइनिंग द एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्लियर? So what values it is attaining? It is attaining around 20 nanometer। आपकी ये हो जाएगी रिंग रेसिड्यू की एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इन रिस्पेक्ट टू बी रिंग, ऑलरेडी आपकी 5 दिख रही है, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 240 नैनोमीटर। So is it clear to you? So I think for today it is enough, and now we are going to discuss tomorrow. Tomorrow also I will be taking the class, and I think day after tomorrow also. So I'll finish with this UV spectroscopy in this week.